अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके हम लोग जो है बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसकी जितनी भी बोहर की जो डेरिवेशंस थी, रेडियस की डेरिवेशन, एनर्जी की डेरिवेशन, चेंज इन एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, वेव नंबर की डेरिवेशन, सब हम लोग कर चुके हैं। यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल हम लोग पूरा डिस्कस आउट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल को हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल हमें पेश किया था कि उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हमारे पास आए, जो फिर आगे जाकर डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको अनक्लियर किया। ठीक है, तो सबसे पहला डिफेक्ट हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड दोज स्पीशीज विच हैव सिंगल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमारे पास जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है। एक तो वो हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के अलावा ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है अराउंड द न्यूक्लियस। लाइक मैंने आपके सामने हीलियम आयन लिखा है, लिथियम आयन लिखा है। हीलियम हो गया, लिथियम आयन हो गया, बेरिलियम आयन हो गया या हाइड्रोजन हो गया। ये तमाम के तमाम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल। लेकिन इसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम etc। जबकि अगर हम देखें तो जो हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रा को उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। यानी जिस एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उसके स्पेक्ट्रा को या उसकी लाइट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3, बेरिलियम के पास 4, तो इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला डिफेक्ट हमारे पास क्या है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। हम लोग इस बात को बार बार डिस्कस करके आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो बोहर ने बताई है हमें बात, बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ के अंदर वो जो है रिवॉल्व करता है। बट लेटर ऑन it was proved that electron did not move in single plane। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन के अंदर मूव नहीं करता। बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो था, जो एटम था, वो क्या था, प्लेन था, यानी चपटा था। तो इस वजह से वो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में जो है इस बात को प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है डिड नॉट मूव इन सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, बल्कि 3 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफेक्ट आ गया। पहला डिफेक्ट क्या कि एटम सिर्फ जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल है। दूसरा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास पॉइंट है बोहर थ्योरी एक्सप्लेन ओनली द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बोहर की जो थ्योरी है या बोहर का जो कॉन्सेप्ट है उसने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नेचर बताया हुआ है, जो कि है भी। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ क्या है, वेव नेचर भी रखता है। इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है, क्योंकि डी ब्रॉगली जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने उनकी हाइपोथेसिस के मुताबिक उन्होंने हमें ये बात बताई थी
अपने थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बात शो की थी, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर उसका वेव नेचर भी एसोसिएट होता है, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। अगर कोई बॉडी क्या है, मूविंग नेचर, मूविंग कंडीशन के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर वेव नेचर, उसकी जो नेचर है वो वेव नेचर होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि रिवॉल्व करता रहता है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो भी एक मूविंग बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रखता है एंड वेव नेचर भी रखता है। तो ये तीसरा डिफेक्ट था बोहर एटॉमिक मॉडल का। चौथा और लास्ट जो हमारे पास डिफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट, the electron in an atom located at the definite distance from the nucleus and revolve with definite velocity which is against the Heisenberg uncertainty principle। अब अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डेफिनेट डिस्टेंस से मौजूद होता है। लेट सपोज कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के एक डेफिनेट डिस्टेंस है, खास डिस्टेंस है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और रिवॉल्व विद डेफिनेट वेलोसिटी, एक खास स्पीड के साथ या एक खास वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये जो बात है ये क्या करती है, अगेंस्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, कि एक ही टाइम पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कि वो कहां पर मौजूद है और वो किस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, हम एक साथ इनको मालूम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम पहले पोजीशन मालूम कर लें और फिर हम बाद में वेलोसिटी मालूम कर लें, एक एक करके तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मालूम नहीं कर सकते। ये है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये हमारे पास आप जब आगे जाएंगे तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको ये जो है पढ़ने को मिलेगा। जब आप आगे क्लासेस के अंदर जाते हैं तो ये आपकी सिलेबस का हिस्सा होता है, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ इतना जानना है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोथ द एग्जैक्ट position and velocity of an electron cannot be measured simultaneously, एक साथ हम दोनों की पोजीशन और वेलोसिटी को मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, अब डी ब्रॉगली ने हमें ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल नेचर रखता है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अनक्लियर एंड मीनिंगलेस। अब कोई ऐसी बॉडी है कि जिसका नेचर ड्यूअल है, जाहिर सी बात है वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो जो सर्कुलर ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट हमें पता है वो खराब हो जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है या फिर वो अनक्लियर हो जाता है। किस तरीके से, अब ये देखें, लेट सपोज जैसे हमारे पास ये एटम मौजूद है, ठीक है, अब मेंशन कर लें कि ये 3 डायमेंशनल है और यहाँ पर मैं आपके सामने एक वेव जनरेट करता हूँ। जाहिर सी बात है हम ये पढ़ के अभी इसी डिफेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि एटम सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव नहीं करता, वेव नेचर भी रखता है। तो एटम अगर इस तरीके से मूव करेगा तो वेव्स की सूरत में हमारे पास आप देख सकते हैं कि एटम 3 डायमेंशंस में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें सर्कुलर ऑर्बिट का जो हमारा पॉइंट था वो बिल्कुल अनक्लियर हो चुका है, वो मीनिंगलेस हो चुका है कि सर्कुलर ऑर्बिट मौजूद ही नहीं होता। एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करता क्योंकि ये वेव नेचर रखता है। ठीक है, अब ये मसला एक बहुत बड़ा आ गया। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर, गेव वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए अपनी वेव इक्वेशन पेश की थी, दी थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। खैर, इसके श्रोडिंगर के बारे में आपने इतना याद नहीं रखना, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे, अगर आपने केमिस्ट्री ली
अपने केमिस्ट्री की फील्ड में आगे गए तो आप इस साइंटिस्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे पास बोहर के कुछ डिफेक्ट्स, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये बोहर के डिफेक्ट समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।